हेलो स्टूडेंट, मैं सर अभिषेक कुमार गुप्ता। आज हम लोग AK2 में जो यूनिवर्सिटी का पेपर आया हुआ है उस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम केवल और केवल न्यूमेरिकल पोर्शन को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे AK2 के प्रॉब्लम्स हैं। क्लियर, आज का जो एक्सटर्नल एग्जाम आप दे के आए हैं, ठीक है, यानी 2023-24 के ये न्यूमेरिकल्स हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। क्लियर, ये जो क्वेश्चन है वो सेक्शन ए का है, जो 2 नंबर का पार्ट होता है और कंपलसरी होता है सारे क्वेश्चन। ये सेक्शन ए का पार्ट डी है। क्लियर, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन, अगर पेपर की बात करें तो पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था, मतलब एवरेज पेपर था। क्लियर, ठीक है, न्यूमेरिकल भी बहुत आसान थे, आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकते थे। जिन बच्चों ने रेगुलर प्रैक्टिस की होगी वो आसानी से न्यूमेरिकल कर भी गए होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बस हम न्यूमेरिकल पोर्शन को यहाँ पे फोकस करते हुए डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल के आंसर आपके क्या आए, ताकि आप उसको मेल करा सको और कंफर्म हो सको कि हाँ हमने सही पेपर अटेम्प्ट किया। क्लियर, ठीक है, तो सेक्शन ए का ये पार्ट डी था, जिसमें एक सीरीज RLC सर्किट के लिए R की वैल्यू गिवन है। R आपका गिवन है 2 ओम, L गिवन है 2 मिली हेनरी। क्लियर, तो जब भी आपको डाटा मिली माइक्रो इन सब में दे, हमें क्या करना होता है, इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना था। 2 × 10⁻³ हेनरी, C = 10 माइक्रो फैरेड, यानी 10 × 10⁻⁶, दैट इज 10⁻⁵ माइक्रो फैरेड। क्लियर, ये आपको डाटा गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताइए, FR की वैल्यू। क्लियर, तो FR की वैल्यू क्या होती है, 1/2π√LC के बराबर। क्लियर, ठीक है, वैल्यू पुट कर दे, 1/2π की वैल्यू 3.14 √L/C। L की वैल्यू है आपकी 2 बस यहाँ पे ध्यान देना होता है कि हमें वैल्यूज को मिली माइक्रो किलो में नहीं पुट करना है, हमें वैल्यूज को उसके SI यूनिट में पुट करना है। ठीक है, तो वो ध्यान रखते हुए हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्लियर, तो ये आपका आ जाएगा 5 और 3 10⁻⁸ एंड 10⁻⁴ हो जाएगा, और √2 आ जाएगा, यानी 1/2 √2 × 3.14। क्लियर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10⁻⁴। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.1126 × 10⁻⁴ हर्ट्ज। क्लियर, दैट इज 1.126 × 10⁻³ हर्ट्ज, इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर, या फिर 1.126 किलो हर्ट्ज में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट पूछा आपसे क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर के लिए सीरीज में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, 1/r√L/C। केवल हमें वैल्यू पुट कर देना है और कुछ करना नहीं है। 1/2 √L की वैल्यू आपकी दी गई है 2 × 10⁻⁻3। क्लियर, अपॉन 10⁻⁴। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 7.07 के बराबर। क्लियर, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे। किसी भी क्वेश्चन की हम बात कर लेंगे, अभी हम देखेंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं था कोई टिपिकल क्वेश्चन आया था। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपके सेक्शन ए का ही पार्ट ई का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यूनिट को लेके कंफ्यूजन था। जिसने भी मतलब क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया था उसमें यूनिट को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ताकि अगर वो यूनिट को सही से पुट करते तो बच्चे आसानी से क्वेश्चन अटेंड कर पाते। क्लियर, अगर बच्चों ने किया भी होगा तो हिट एंड ट्रायल पे ही वो क्वेश्चन कर लिया होगा। हालांकि अगर हम इस क्वेश्चन को करने जाएं तो क्वेश्चन बहुत आसान है ये भी। क्लियर, बस यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए था। क्या यूनिट चेंज होना चाहिए था वो बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन में पहले डाटा नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ था कि एक क्वाइल है। क्लियर, ऑब्वियस सी बात है, क्वाइल में आपका इंडक्टेंस भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है। आपसे पूछा गया था L की वैल्यू आपको निकालनी है, आप L निकाल दो। उस क्वाइल में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I = 0.2 एम्पियर, ये दिया हुआ है। क्लियर, इंक्रीजिंग रेट ऑफ करंट यानी DI/dt की वैल्यू दी गई है। रेट ऑफ राइज ऑफ करंट ये आपको दिया हुआ है 4.4 एम्पियर पर सेकेंड, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां पे बस एक डाटा मेरे को गड़बड़ लग रही है कि
रिप्रेजेंट अ पावर फ्लो ऑफ 0.4 वॉट। यहां पे ये वॉटेज ना होके यहां पे होना चाहिए था वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। क्लियर? पावर फ्लो बिल्कुल सही है, बट ये रिएक्टिव पावर फ्लो की वैल्यू दी गई थी जो आपके इंडक्टेंस में फ्लो हो रहा है। क्लियर? ये एक्टिव पावर है। अगर हम यहां पे वॉट में यूनिट दे रहे हैं तो हम एक्टिव पावर की बात करेंगे, और एक्टिव पावर क्या होता है? P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। क्लियर? तो हमें यहां से आर की वैल्यू मिलेगी, लेकिन आपको इंडक्टेंस निकालना है तो डाटा एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनसफिशिएंट है। क्लियर? या फिर ये यूनिट आपकी एक मिस्टेक है, क्योंकि बच्चों का दिमाग यहीं पे जाएगा कि P इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है। P की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है, यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे 10 आएगा। बट यहां पे पूछा गया क्वेश्चन में एल की वैल्यू निकालनी। क्लियर? तो मेरे ख्याल से यहां पे एक मिस्टेक थी इस क्वेश्चन में। यहां पे इनको देना था रिएक्टिव पावर फ्लो की वैल्यू, यानी Q की वैल्यू यहां पे क्या थी? 0.4 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये क्वेश्चन में देना चाहिए था। क्लियर? ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन को। हमें क्या पता है? VL की वैल्यू क्या होती है? L di/dt, ये हमें पता है। क्लियर? L की वैल्यू हमें निकालनी है, di/dt हमें क्या दिया हुआ है? 0.4, तो ये VL हमें मिल गया। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, हमें इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज पता है, उसमें फ्लो होने वाला करंट पता है, क्योंकि I करंट तो सेम ही होगा, RL है तो। क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? VL इंटू आई। VL इंटू आई का मतलब क्या हो गया? VL की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 0.4 L इंटू आई। आई की वैल्यू कितनी है हमारी? 0.2, और Q की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.4। क्लियर? ठीक है, तो यहां से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बहुत दम नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा बच्चों के मन में कि यहाँ पे वॉटेज दिया हुआ। तो 0.4 इक्वल टू क्या हो गया? 0.4 L इंटू 0.2। 0.4 से 0.4 कैंसिल आउट, यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आ गई? 1/0.2, दैट इज 5 हेनरी। तो जिन बच्चों का 5 हेनरी आंसर आया है वो सही हो। क्लियर? लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन में ये गलती थी। क्वेश्चन में ये होना चाहिए था कि ये 0.4 वॉट न होके वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो सेक्शन बी से आए। ये सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए था। क्लियर? इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि बाई नोडल एनालिसिस, क्लियर, आपको नोडल एनालिसिस का यूज करके ये बताना था कि 20 ओम के रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी इसमें करंट कितना फ्लो होगा, ये हमें निकालना था। क्लियर? तो सबसे पहले नोडल के लिए हम क्या करते हैं? हम एज्यूम करते हैं नोड्स। तो यहां पे नोड कितने हैं? ये आपका ग्राउंड नोड हो जाएगा, ये नोड ए, ये नोड बी। क्लियर? तो ये आपका VA, ये आपका VB। नोड वोल्टेज हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करने बैठे तो जो डाटा हमसे पूछा जा रहा है ना उस पर ही फोकस करना चाहिए, ये चीज ध्यान रहे। ये हो गया I1, ये करंट मान लिया मैंने I2, ये करंट मान लिया मैंने I3, यहां से करंट कितना आ रहा है? 4 एम्पियर। क्लियर? और ये करंट मान लिया मैंने I4। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो सॉल्व करके आंसर निकालना है वो किसका निकालना है? I4 की वैल्यू, यानी करंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर। और हमने जो एज्यूम किया है वो क्या एज्यूम किया है? कि करंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर, इसकी वैल्यू क्या है? I4 के बराबर। क्लियर? तो हमें सिंपली कुछ करना नहीं है, हमें दोनों नोड एट नोड ए पे हमें KCL अप्लाई करना है। अप्लाई KCL, तो KCL जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। क्लियर? और एट नोड बी जब हम KCL अप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका I3 प्लस 4 इक्वल टू I4। इक्वेशन नंबर 2। ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे हमने अननोन 3-4 ले लिए हैं। ठीक है, लेकिन हमें सबको क्या करना है? हमें सबको करना है किसके टर्म में? हमें करना है वोल्टेज के टर्म में, क्योंकि दो अननोन, दो इक्वेशन के लिए अगर आप देखो तो क्या होते हैं? केवल नोड A, VA और VB, इनके टर्म में हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो जरा देखते हैं इसके टर्म में सारी वैल्यूज क्या आएंगी। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
वही इनिशियल माइनस फाइनल वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज कितना है +20, फाइनल वोल्टेज कितना है आपका VA, तो क्या हो जाएगा ये 20 माइनस VA अपॉन 5, ये आपका I1 हो गया। सिमिलरली I2 क्या हो जाएगा, VA आपका दूसरा वाला नोड ग्राउंडेड है तो VA माइनस 0/10, I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी VA माइनस VB अपॉन 10 एंड I4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी VB माइनस 0/20। यही आपके चार हैं और इन्हीं को क्या करना है आपको वैल्यूज पुट करने हैं। तो पुट करते हैं वैल्यू, पहले इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो जाएगा आपका I1 की वैल्यू कितनी है हमारी 20 माइनस, फर्स्ट इक्वेशन में 20 माइनस VA अपॉन 5 इक्वल टू I2 की वैल्यू कितनी है हमारी VA/10, VA माइनस 0 प्लस I3 की वैल्यू कितनी है हमारी VA माइनस VB/10। क्लियर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन हमारा निकल के आएगा उसको देख लेते हैं। ये आपका आ जाना है 20 माइनस VA/5, 10 कॉमन हो जाएगा, 2VA माइनस VB, 5 2 जा 10। तो ये आपका आ जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 40 माइनस 2VA इक्वल टू 2VA माइनस VB। तो ये आपका इक्वेशन क्या आ गया 4VA माइनस VB इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर मान लिया हमने ये। क्लियर। तो VA और VB के टर्म में हमें इक्वेशन मिल गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है दूसरे वाले KCL में अप्लाई करना है वोल्टेज। तो I3 की वैल्यू कितनी थी हमारी VA माइनस VB/10 प्लस 4 इक्वल टू I4 की वैल्यू हमारी कितनी है VB/20। क्लियर। तो इसको भी कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या आ जाएगा VA माइनस VB प्लस 40 अपॉन 10 इक्वल टू VB/20। अगेन 10 2 जा 20। तो यहां से जो इक्वेशन निकल के आएगा वो इक्वेशन निकल के आएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2VA माइनस 2VB प्लस 80 इक्वल टू VB। तो ये आपका आ गया 2VA माइनस 3VB इक्वल टू माइनस 80। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। क्लियर। देखो यहां पे आपको निकालना क्या I4, और I4 की वैल्यू कितनी थी हमारी VB/20, यही थी हमारी। तो मैं फिर बोल रहा हूं जो क्वेश्चन में पूछा गया हो फोकस उसी पे करना चाहिए। हालांकि अब कैलकुलेटर है आपके पास, कैलकुलेटर से सीधे सीधे आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर। लेकिन फिर भी अगर मान लो आगे चल के कंपटीशन में या किसी और चीज में बैठते हैं तो वहां भी आपको कैल्सी मिलेगा। बट यहाँ पे आप 2 अननोन 2 इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली कैल्सी से। बट अगर आता है प्रॉब्लम तो आप सीधे सीधे देखा करो कि आपको I4 कैलकुलेट करना है, और I4 की वैल्यू कितनी है हमारी VB/20 है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना चाहिए, मुझे कैलकुलेट करना चाहिए VB। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है VA को एलिमिनेट कर देना चाहिए। ठीक है। तो इक्वेशन 4 में क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4VA माइनस 6VB इक्वल टू माइनस 160। इक्वेशन नंबर 6 मान लिया ये हो गया। ठीक है। अब दोनों क्या करें हम माइनस कर, जैसा हम बचपन में करते आते थे वैसा ही कुछ है ये। तो 5VB इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 200। तो VB की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये आ गई हमारी 40 वोल्ट। क्लियर। लेकिन हमें VB से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है I4 से। तो I4 की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे VB/20 यानी 2 एम्पियर, 40/20 यानी 2 एम्पियर। क्लियर। दिस इज द आंसर। हमें बाकी I1 I2 I3 से कोई मतलब नहीं है कि क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है। क्लियर। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है क्वेश्चन 2 का ही C पार्ट। क्लियर। ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर का एक क्वेश्चन है। ठीक है। इसे को भी बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हुआ है। पहले तो हमें डाटा ही नोट करना चाहिए, तो डाटा नोट करते हैं। क्लियर। यहां पे क्या दिया हुआ है 100 kVA, यानी S की वैल्यू कितनी दी गई है 100 kVA। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है। आयरन लॉस PI की वैल्यू आपको दी गई है 600 वाट। इसको मैं किलोवाट में लिख सकता हूं कितना 0.6 किलोवाट। किलोवाट में क्यों लिखा, क्योंकि आपको जो रेटेड पावर दिया हुआ है वो kVA में, इसीलिए मैंने इसको किलोवाट में
कन्वर्ट किया, ताकि अगर एफिशिएंसी आपसे, जैसे कि यहाँ पे एफिशिएंसी पूछी जा रही है, तो एफिशिएंसी में रेशियो होता है और रेशियो के लिए आपकी सारी यूनिट सेम फॉर्म में होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखें। एंड फुल लोड कॉपर लॉस PCUFL दिया हुआ है आपका 1.5 किलोवाट। क्लियर? ठीक है, क्योंकि ये फुल लोड करंट पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, फुल लोड कॉपर लॉस हो गया। हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एफिशिएंसी। क्लियर? हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एफिशिएंसी। तो सबसे पहले आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लें। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, x kVA cos phi अपॉन x kVA cos phi प्लस PI प्लस x स्क्वायर PCUFL। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, आपको इसी फॉर्मूले का यूज भी करना होता है। ठीक है, पहले पार्ट में क्या दिया गया, फुल लोड। फुल लोड का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई आपकी x इक्वल टू 1। फुल लोड का मतलब यही हुआ। एंड पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है, cos phi, पावर फैक्टर की वैल्यू दी गई है 0.8 पावर फैक्टर। लैगिंग है, लीडिंग है, उसे कोई मतलब नहीं है, एफिशिएंसी तो आपकी वैसे ही कैलकुलेट होनी है। ठीक है, तो इस पे आपको एफिशिएंसी निकालनी है। सारा डाटा को क्वेश्चन में गिवन है, कुछ भी अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। 1 इंटू 100 इंटू 0.8 अपॉन 1 इंटू 100 इंटू 0.8 प्लस PI की वैल्यू कितनी हमारी 0.6 किलोवाट प्लस x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 स्क्वायर इंटू 1.5 किलोवाट। 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 ही आती है, ये तो आपको पता ही है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.9744, यानी परसेंटेज एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी 97.44%। क्लियर? ठीक है, तो बहुत इजी, एक ही फॉर्मूले पे ही पूरा प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है हाफ लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर। क्लियर? हाफ लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर। हाफ लोड, हाफ लोड का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई 1/2 और पावर फैक्टर कितना आपका, यूनिटी, यानी cos phi की वैल्यू कितनी हो गई 1। अगेन फॉर्मूले में ही पुट करना हमें, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 100 इंटू 1 अपॉन 1/2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस PI की वैल्यू हमारी 0.6 किलोवाट प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू 1.5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.9809। क्लियर? तो परसेंटेज में एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, परसेंटेज में एफिशिएंसी आ जाएगी 98.09%। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका सेकंड का सी पार्ट था। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि प्रॉब्लम बहुत ही जनरल प्रॉब्लम थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो सेक्शन सी के सारे न्यूमेरिकल, बस 2 ही न्यूमेरिकल पूछे गए थे, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया था। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए था ये क्वेश्चन। क्लियर? तो अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में आपसे फिर से यही पूछा है कि 6 ओम के रजिस्टर में करंट को बताना। ये नहीं कि हर एक ब्रांच के करंट को बताना है। आपको क्या यूज करना है, मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस। क्लियर? तो सबसे पहले अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखोगे तो ये जो 1 ओम रजिस्टर है और ये जो 2 ओम रजिस्टर है, ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में। क्यों सीरीज में है, जैसे मान लो मैंने करंट ही माना I1। क्लियर? यहां पे करंट माना मैंने I2। ठीक है, मान लो मैंने लूप करंट I1 I2 ले लिया, तो यहां पे क्या दिख रहा है मुझे, ये 2 और 1 दोनों में करंट कितना फ्लो होगा, यहां भी I1 फ्लो होगा और यहां भी I1 ही फ्लो होगा। क्लियर? तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है। सिमिलरली अगर यहां I2 फ्लो हो रहा है तो यहां भी कितना फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए मुझे लगता है फ्रेम किया गया कि नीचे रेजिस्टेंस दे दिया गया कि ताकि आप इसमें कंफ्यूज हो, जबकि ये दोनों क्या है, ये 2 और 1 ओम, ये और ये दोनों सीरीज में होंगे। वैसे ये 3 ओम एंड 4 ओम भी एक दूसरे के साथ सीरीज में होंगे। यानी अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूं तो सर्किट मेरा कुछ ऐसे बन के आएगा। ये आपका 18 वोल्ट का सोर्स हो गया। क्लियर?
और यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर दिया। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, दोनों का सम, यानी 2 + 1 3, और ये आपका 6 ओम का रजिस्टर, और ये आपका अगेन 7 ओम। 4 + 3 7 हो गया, क्लियर। और यहाँ पे आपको वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट, पोलैरिटी पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, क्लियर है चीज, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, सिंपल एक टी नेटवर्क का क्वेश्चन था, बस आपको घुमाने के लिए वहां पे, क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। पहले पार्ट में आपसे बोला गया है बाय यूजिंग मेश एनालिसिस, बाय मेश एनालिसिस हमको क्या करना है। मैंने क्यों ये चेंज किया है, इसलिए ये चेंज किया क्योंकि वो सीरीज में साफ साफ मुझे दिख रहा, क्लियर है चीज, ठीक है। मेश एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आप लूप करंट डिसाइड करते हैं और केवीएल से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मैंने मान लिया करंट I1 है और यहां से करंट मान लिया मैंने I2। आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दोनों साइड में लगा हुआ है, तो मैंने करंट ऐसे ही माना। फिर कॉमन ब्रांच में करंट डिसाइड कर लेते हैं। ये कितना हो गया, I1 भी डाउनवर्ड है और I2 भी डाउनवर्ड है, तो नेट करंट I1 + I2 होगा, क्लियर, ठीक है। और सिंपली क्या करेंगे, हम केवीएल अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व है। चलो केवीएल अप्लाई करते हैं। इसको मान लिया मैंने मेष 1, इसको मान लिया मैंने मेष 2। केवीएल इन लूप 1 और मेष 1, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये 18 - 3I1 - 6 × I1 + I2 इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्लियर। यानी यहां से क्या आ गया आपका, ये आपका 9I1 प्लस आपका क्या हो जाएगा 6I2 इक्वल टू 18, ठीक है। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली लूप 2 में केवीएल, मेष 2 में केवीएल अप्लाई करें, या केवीएल इन लूप 2, ठीक है। 12 - 7I2 - 6 × I1 + I2 इक्वल टू 0। यहां भी क्या हो जाएगा आपका 6I1 प्लस 7 and 6 13I2 इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। तो दो अननोन, दो इक्वेशन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक तो मैथमेटिकल अप्रोच है, दूसरा आपके पास कैल्सी है, तो आप कैल्सी से भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था आपका, 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 6 था, तो आप मैथमेटिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो कैल्सी यूज कर लो, लेकिन मैं मैथमेटिकली सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 6I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 12। ऊपर वाला भी क्या है, 6I1 प्लस 13I2 इक्वल टू 12। दोनों को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। 6I1 से 6I1 कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया, -9I2 इक्वल टू 0, यानी I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। आपको I2 से मतलब नहीं है, आपको 6 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना। I2 निकल गया आपको, किसी भी एक इक्वेशन में I2 की वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। 3I1 प्लस 0 इक्वल टू 6, ठीक है। इक्वेशन 1 को ले लिया मैंने, तो I1 की वैल्यू आ गई मेरी 2 एम्पियर। हम क्या देख रहे थे कि सर्किट में 6 ओम में, क्लियर, मैं फिर बोल रहा हूं यहां पे 6 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। वो कितना हमारा I1 प्लस I2, ठीक है। तो करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर, ये क्या हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 के बराबर, क्लियर। ये कितना आ गया 2 + 0 यानी 2 एम्पियर, ये आपका आंसर, क्लियर, ठीक है। इसी को आपको किससे करना है, बाय नोडल मेथड, क्लियर। फिर से सर्किट वही है आपका, सर्किट में कोई चेंज नहीं है। 18 वोल्ट, ये आपका आई थिंक 3 ओम था, ये आपका 6 ओम, ये आपका 7 ओम, और यहाँ पे आपकी फिर से एक बैटरी यानी वोल्टेज सोर्स आपका 12 वोल्ट का, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है किससे, केसीएल से। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक नोड ए है
और ये आपका ग्राउंड, ठीक है। तो नोड ए यानी VA वोल्टेज हो गया। हमें क्या करना होता है, हर ब्रांच में करंट डिसाइड कर लेना होता है। ये आपका I1, ये आपका I2 और ये आपका I3, ये करंट हमने डिसाइड कर लिया। क्लियर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे केवल KCL अप्लाई कर देना है। KCL एट नोड ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। फिर इसके आगे का मेथड क्या होता है, हमें करंट को क्या करना होता है, वोल्टेज के टर्म में लिख लेना होता है बस, क्योंकि एक ही इक्वेशन है और एक ही नोड है, तो अननोन कितना है, एक ही है, तो ऑब्वियस ही बात है VA 18 माइनस VA अपॉन 3, ये आपका I1 हो गया। I2 की वैल्यू कितनी हो गई, VA माइनस 0/6 और I3 की वैल्यू कितनी हो गई, VA माइनस 12/7, ठीक है। वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। 18 माइनस VA अपॉन 3 इक्वल टू VA/6 प्लस VA माइनस 12 अपॉन 7। आप चाहो तो यहाँ पे 7 इंटू 6 भी कर सकते हो, लेकिन 3 और 6 है तो इसलिए मैंने इसको इधर ले लिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो सके, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेना आसान है। माइनस VA/6 इक्वल टू VA माइनस 12/7, ऐसा नहीं निकलेगा, आपको 42 एलसीएम लेना पड़ेगा, उससे आपका निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 2 VA माइनस VA इक्वल टू VA माइनस बाई 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 36 माइनस 3 VA, ठीक है, 36 माइनस 3 VA अपॉन 6 इक्वल टू VA माइनस 12/7। चीजों को हमेशा आसान करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। देखो यहाँ पे ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 12 माइनस VA अपॉन 2, ठीक है। 3 कॉमन लेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा, ये VA माइनस 12/7 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 84 माइनस 7 VA इक्वल टू 2 VA माइनस 24, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 9 VA इक्वल टू 108। तो VA की वैल्यू कितनी आ गई, 12 वोल्ट, ठीक है। हमें किससे मतलब है, अगेन करंट से, और कौन से करंट से, हमें यहाँ पे I2 निकालना है, क्योंकि 6 ओम के थ्रू करंट वही फ्लो हो रहा है। उसकी वैल्यू कितनी थी हमारी, VA/6 तो ये कितना आ गया 2 एम्पियर। मेष से भी देखा हमने क्या आया 2 एम्पियर, और नोडल से भी हमने देखा आया 2 एम्पियर, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन में घुमाव क्या था कि आपको नीचे के आर्म में एक रजिस्टर दे दिया था, जबकि बेसिकली वो क्या था, दोनों एक दूसरे के सीरीज में था। उसको हमने किया तो सिंपल एक टी नेटवर्क का प्रॉब्लम बना, और इसको हम आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन सेक्शन सी के ही 4th क्वेश्चन का बी पार्ट है। क्लियर, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि डिराइव द रिलेशन इन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज इन 3 फेज स्टार कनेक्टेड हुआ, तो आपने डिराइव कर लिया होगा। मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि एक बैलेंस स्टार कनेक्टेड नेटवर्क है। क्लियर, ठीक है, ये एक बैलेंस स्टार कनेक्टेड नेटवर्क है जिसका इंपीडेंस आपको गिवन है। ये आपका लोड है जिसका इंपीडेंस आपको गिवन है पर फेज, जिसकी वैल्यू कितनी है 3 + j4 के बराबर। ये आपका 3 + j4 है, ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि इंपीडेंस हमेशा पर फेज वैल्यू ही होती है, वो लाइन या उसके टर्म में नहीं निकाल जाती, ये हमेशा पर फेज, क्योंकि किसी पर्टिकुलर, अगर प्रैक्टिकल टर्म में भी बात करें तो किसी मतलब पर्टिकुलर फेज का इंपीडेंस होगा, उस फेज की अपनी इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू पे बेस्ड ये सारी चीजें होती हैं। तो ये आपका पर फेज जेड दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन के डाटा में आपको क्या दिया हुआ है, एक स्टार कनेक्टेड नेटवर्क है। पहला चीज तो ये नोट करना, आपको ये जरूर नोट करना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपका लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट में क्या रिलेशन आएगा। क्लियर, इसके अलावा क्या दिया हुआ है, जेड की वैल्यू कितनी है 3 + j4 ओम, और क्या दिया हुआ है, लाइन वोल्टेज की वैल्यू आपकी कितनी है 400 वोल्ट, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है लाइन करंट की वैल्यू, ठीक है, पावर फैक्टर यानी cos फाई की वैल्यू, एंड एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर की वैल्यू यानी P की वैल्यू एंड
Q की वैल्यू, ये हमें 4 पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सीधे सीधे सिंपली लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं कैसे हमें करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टार कनेक्टेड है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, रिलेशन जरूर लिख लेना चाहिए। स्टार कनेक्टेड नेटवर्क केस में जो फेज वोल्टेज होता है यानी फेज वैल्यू होती है VPH, वो क्या होती है लाइन अपॉन √3 के बराबर, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 400/√3। क्लियर। जेड की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, जेड की वैल्यू दी गई है 3 + J4, तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3² + 4² = 5। मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 5 होगी। अगर मुझे मान लो फेज करंट की वैल्यू निकालनी है IPH, तो IPH क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है फेज वोल्टेज अपॉन मॉड ऑफ जेड के बराबर। केवल हम मैग्नीट्यूड के टर्म में बातें कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 400/√3/5 यानी 80/√3 एम्पियर। यानी हमें यहाँ पे क्या मिल गया, फेज करंट की वैल्यू मिल गई जो क्या होगी 80/√3 एम्पियर के बराबर होगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 46.19 एम्पियर। क्लियर। ठीक है, हमें ये 80/√3 भी लेके चलना है क्योंकि हमें पावर भी आगे कैलकुलेट करना है, तो पावर में √3 VL/IL cos phi आता है, तो ये चीज ध्यान में रखते हुए आपसे पूछा क्या जा रहा है, लाइन करंट। पहला पार्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, लाइन करंट। लाइन करंट IL क्या होता है, स्टार कनेक्टेड में फेज करंट के बराबर होता है। क्लियर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 80/√3 एम्पियर = 46.19 एम्पियर। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा आपसे, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है cos phi। चूंकि हमें इंपेडेंस पता है तो cos phi की वैल्यू क्या होती है R/mod ऑफ जेड के बराबर। R की वैल्यू कितनी है हमारी 3, मॉड ऑफ जेड कितना है 5, तो पावर फैक्टर कितना हो गया 0.6। और इसका नेचर क्या होगा 3 + J4 है, तो ऑब्वियस बात है इसका नेचर लैगिंग होगा, यानी R + JXL इंडक्टिव नेचर यानी लैगिंग आएगा। क्लियर। ठीक है, पार्ट 3 क्या पूछा आपसे, एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर P की वैल्यू क्या होती है √3 VL/IL cos phi के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √3, VL की वैल्यू कितनी है हमारी 400 वोल्ट, IL की वैल्यू कितनी है हमारी 80/√3। मैंने इसीलिए कहा था कि इसको अपने पास ही रखिएगा, तो ये आपका 0.6। ठीक है, तो √3 से √3 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू कितनी निकल के आई, ये वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो 32 × 0.6 यानी आपका आ जाएगा सॉल्व करने पे 9200 वाट या फिर 19.2 किलोवाट। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा आपसे, रिएक्टिव पावर Q। Q की वैल्यू क्या होती है √3 VL/IL sin phi। ठीक है, अगर आपका cos phi 0.6 होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा sin phi की वैल्यू कितनी आती है 0.8 आती है। वो आप कैलसी से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है। cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi = 1 ही होता है। क्लियर है चीज। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें अगेन √3 × 400 × 80/√3 × 0.8। क्लियर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही है 25600 वाट या 25 सॉरी वाट नहीं होगी यूनिट, यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं। क्लियर, ये रिएक्टिव पावर है। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर की जो यूनिट होती है वो हमें लिखनी है। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या पढ़ा हमने, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव VAR। क्लियर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25.6 किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, आप VAR ऐसे लिखिए या VAR ऐसे लिखिए, बात बराबर। ठीक है, तो बस यही 4 डाटा पूछा था क्वेश्चन में। तो आप 7 नंबर में क्वेश्चन में क्या चाहते हैं, मतलब इससे आसान क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं हो सकता। क्लियर, तो सेक्शन C के 4th पार्ट का 4th क्वेश्चन का B पार्ट था। क्लियर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन C में ही क्वेश्चन नंबर 5 का ये A पार्ट था। क्लियर, क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं फिर उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन को हमें करना कैसे। ठीक है, क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है पहले वो नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, आपको दिया हुआ है 20 kVA 2000 वोल्ट बाई 200 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, डाटा नोट करते जाए हम लोग।
एस की वैल्यू दी गई है 20 kVA, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको V1 की वैल्यू दी गई है 2000 वोल्ट, क्लियर, और V2 की वैल्यू दी गई है 200 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज, क्लियर, और प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस R1 1.5 ओम एंड X1 की वैल्यू दी गई है 2 ओम, ठीक है। सिमिलरली सेकेंडरी साइड का R2 की वैल्यू दी गई है 0.015 ओम एंड X2 दिया गया आपका 0.02 ओम रेस्पेक्टिवली। आपसे क्या पूछा गया है, आपको ये भी दिया गया है कि द नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 1 एम्पियर एट 0.2 पावर फैक्टर, क्लियर, ठीक है। आई नॉट की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, जिसकी वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर है एट cos phi नॉट इक्वल टू 0.2 पावर फैक्टर। ये भी क्वेश्चन में डाटा गिवन, क्लियर। हमें डिटरमाइन क्या करना है, ठीक है। देखो मेन क्वेश्चन के डाटा पे तो जाओ ही जाओ, साथ में ये भी जाओ कि आपसे पूछा क्या जा रहा, क्लियर। कभी भी जब ट्रांसफार्मर के ऐसे प्राइमरी और सेकेंडरी के सवाल फ्रेम होते हैं तो हमेशा अप्रॉक्सीमेटेड ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट पे बेस ही होते हैं, क्लियर, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है और रिएक्टेंस बताना है रेफर टू द प्राइमरी। देखो इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कभी कभी आपसे पूछ लेता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी रेफर टू द प्राइमरी साइड, क्लियर। तो उस कंडीशन में तो आपको R2 डैश और X2 डैश निकालना होता है, लेकिन यहां पे क्या पूछा है, लैंग्वेज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी, यानी टोटल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की बातें कर रहा है, क्लियर। ये आपसे ये नहीं बोला है कि ऑफ सेकेंडरी, ठीक है। और नेक्स्ट पूछा आपसे टोटल कॉपर लॉस, तो करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो जो डाटा दिया हुआ है उस पर हमें क्या करना होता है, पहले तो हमें टर्न्स रेशियो कैलकुलेट करना होता है। ए की वैल्यू क्या होती है N2/N1, क्लियर, और ये क्या हो जाएगा आपका V2/V1 के बराबर, क्लियर। कई किताबों में N1/N2 भी है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस फॉर्मुलेशन में चेंज हो जाता है, ये अपन 1/10 या 0.1, ठीक है। हमें प्राइमरी साइड रेफर्ड वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले हमें प्राइमरी साइड रेफर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 निकालना होगा। तो R2 डैश की वैल्यू क्या होती है, जब हम इसको प्राइमरी साइड रेफर करते हैं तो R2/A², कब, जब हम A की वैल्यू N2/N1 लेते हैं, इंटू A² भी होता है, लेकिन वो होता है आपका N1/N2 लेने पे, A की वैल्यू जब आप N1/N2 लेते हैं, क्लियर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये नहीं लिया है, हमने लिया हुआ है N2/N1। R2/A², R2 की वैल्यू कितनी है हमारी 0.015, A² कितना हमारा 1/10 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 0.015 इंटू 100, ये आ गया आपका 1.5 ओम। सिमिलरली X2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, पार्ट 1 कर रहे हैं हम लोग, X2 डैश क्या हो जाएगा X2/A² यानी 0.02 अपॉन 1/10 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 ओम, ठीक है। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ऑफ प्राइमरी। इक्विवेलेंट का मतलब हो गया टोटल रेजिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। R इक्विवेलेंट बोल लीजिए या R टोटल बोल लीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी R1 प्लस R2 डैश के बराबर, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5 प्लस 1.5 यानी 3 ओम, क्लियर। सिमिलरली X इक्विवेलेंट या X टोटल, ये किस साइड है, प्राइमरी साइड, ठीक है। तो 1 एपॉस्ट्रोफी हमने यूज कर लिया है, ठीक है, या X टोटल भी कह सकते हैं आप इसको। ये हो जाएगा आपका X1 प्लस X2 डैश। X1 की वैल्यू कितनी थी हमारी 2 + 2 यानी 4। तो आप यहां से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा आपसे, नेक्स्ट पार्ट पूछा आपसे टोटल कॉपर लॉस क्या हो, क्लियर, ठीक है। पार्ट 2 हमें कॉपर लॉस बताना है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर लॉस की वैल्यू क्या होगी, हमने प्राइमरी साइड रेफर कर दिया जब रेजिस्टेंस को, तो ये क्या होगा I1² इंटू R इक्विवेलेंट 1 के बराबर होगा। R इक्विवेलेंट 1 तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये 3 ओम है, यानी क्या हो जाएगा I1² इंटू 3, क्लियर। I1 हमें नहीं पता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन है। क्वेश्चन में डाटा आपको क्या दिया हुआ है कि S की जो वैल्यू है
वो 20 kVA है। एस की वैल्यू कितनी दी गई है? 20 kVA। एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एस की वैल्यू दी गई है 20 kVA और V1 कितना दिया गया है? 2000 वोल्ट। क्लियर? ये दो डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। एस की वैल्यू 20 kVA एंड V1 इक्वल टू 2000 वोल्ट। क्लियर? तो यहां पे आपको पता है कि S इक्वल टू क्या होता है? V1 इंटू I1 होता है। ठीक है, सबसे पहले वही SI यूनिट यानी ये सब टर्म हटाना, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। किलो वोल्ट एम्पियर को हम क्या लिखेंगे? 20 इंटू 10 पावर 3 वोल्ट एम्पियर। V1 की वैल्यू 2000 वोल्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 20 इंटू 10 पावर 3 इक्वल टू V1 की वैल्यू है 2000 इंटू I1। क्लियर? जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो I1 की वैल्यू हमारी आ गई 20/2 यानी 10 एम्पियर। I1 हमें मिल गया। हमारा PCU कितना हो जाएगा? PCU हो जाएगा हमारा I1 स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 10 स्क्वायर इंटू 3 यानी 300 वाट या फिर 0.3 किलो। ये आपका कॉपर लॉस हो गया। ठीक है, तो यहां पे जो आपको नो लोड वाला डाटा दिया हुआ था ना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बस यही दो पार्ट पूछा है, तो नो लोड वाला डाटा केवल और केवल आपको एक तरह से दिग्भ्रमित करने के लिए था कि आप एक तरह से डाइवर्ट हो। क्लियर? इस डाटा पे अगर क्वेश्चन फ्रेम होता तो वो आपको लोड देता, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम होता, आई की वैल्यू निकालो, IM की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो इसलिए यहां पे जो आपसे पूछा गया है उसमें ये चीज यूज में नहीं आए। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि क्वेश्चन कितने आसान थे और कैसे कैसे क्वेश्चन निकल जा रहे थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस पेपर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन सेक्शन सी का ही 6 नंबर क्वेश्चन का पार्ट ए था। क्लियर? इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? मतलब डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, क्लियर, ऑफ डीसी मोटर। वो तो आपने डिराइव कर लिया होगा। मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक 6 पोल लैप वाउंड। क्लियर? 6 पोल क्या है? लैप वाउंड। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? P। नंबर ऑफ पोल P इक्वल टू 6 है और ये क्या आपका लैप वाउंड है। लैप वाउंड का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी A की वैल्यू क्या होगी? P के बराबर होगी। ठीक है, क्लियर? डीसी शंट मोटर हैज 500 कंडक्टर्स, यानी नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ कंडक्टर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। ये आपको दिया हुआ है 500। रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर पाथ दिया हुआ है, यानी RA की वैल्यू दी गई है आपको 0.05 ओम। RF आपको दिया गया है 25 ओम। क्लियर? हमें क्या करना है कि स्पीड डिटरमाइन करनी, हमें निकालना क्या है? स्पीड ऑफ मोटर। शर्त क्या दिया हुआ है कि मोटर ड्रॉज अ करंट फ्रॉम सप्लाई। मोटर ड्रॉज अ करंट सप्लाई क्या है? 120 एम्पियर है और सप्लाई वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 100 वोल्ट है और फ्लक्स पर पोल की वैल्यू दी गई है 0.02 वेबर। तो जब भी आपको डीसी मोटर का क्वेश्चन दे तो हमें किस पे फोकस करना है? हमें फोकस करना है हमेशा सर्किट पे। आप हमेशा सर्किट ड्रॉ किया करो, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे। क्लियर? ठीक है, कि जो करंट दिया हुआ है वो आर्मेचर करंट आपने एज्यूम कर लिया कि वो तो आर्मेचर करंट है, चलो आर्मेचर करंट मान के ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है आपने, ये चीज ध्यान रहे। ठीक है, ये आपका फील्ड वाइंडिंग RF, ये आपका RA रेजिस्टेंस, ये आपका बैक EMF E। ठीक है, EB मोटर का केस है। क्लियर? और यहां पे आपका टर्मिनल वोल्टेज VT। ठीक है, और यहां से करंट जो ले रहा है मेन सप्लाई से वो I ले रहा है। क्लियर? अब इसके बाद I क्या होगा? IA। यहां पे IA करंट हो गया मान लिया मैंने, और यहां पे करंट हो गया IF। तो इसमें डिवाइड हो रहा है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज क्वेश्चन आप सीधे सीधे गलत कर देंगे। कई बच्चे इसको IA मान लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। वो नहीं करना है आपको। क्लियर? ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चूंकि आपको ये सारे डाटा दिए हुए हैं, तो जो बैक EMF की वैल्यू होती है EB, वो क्या होता है आपका? ZP/60A इंटू
N5, यही पढ़ा हमने। क्लियर। जेड की वैल्यू कितनी है हमारी 500। चूंकि नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बराबर हैं तो P से A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, A इक्वल टू P पुट करोगे तो P से P क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 500/60 इंटू N, फ्लक्स की वैल्यू कितनी दी गई है 0.02। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका N/6। N के टर्म में क्या आ गया, EB N/6 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया हमने। क्लियर। जब हम इस सर्किट की बात करेंगे तो इस सर्किट में जब हम KVL अप्लाई करेंगे, ठीक है, सर्किट को हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, जो I की वैल्यू है, ठीक है, जो I की वैल्यू है, I की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, IA प्लस IF के बराबर होगी। पहली चीज, VT की वैल्यू कितनी दी गई है 100 वोल्ट, EB कितना है आपका, ठीक है, और I की वैल्यू दी गई है आपको 120 एम्पियर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। तो VT अगर आपका 100 वोल्ट है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है क्योंकि डीसी शंट मोटर है, तो IF की वैल्यू क्या आ जाएगी, VT अपॉन RF के बराबर। VT अपॉन RF के बराबर, RF की वैल्यू कितनी थी हमारी 25, VT की वैल्यू 100, 100/25 यानी कितना आ गया, ये 4 एम्पियर IF आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे I इक्वल टू IA प्लस IF होता है, वैल्यू पुट करें 120 इक्वल टू IA प्लस 4, तो यहां से हमें IA की वैल्यू कितनी मिल गई 116 एम्पियर। यही गलती होती है हमसे, हम क्या करते हैं 120 एम्पियर पुट करके चले आते हैं, जिससे क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा गलत हो जाता। क्लियर, तो वो गलती आपको यहाँ पे नहीं करनी है। तो IA की वैल्यू कितनी आ गई 116 एम्पियर। हम क्या करेंगे, वही KVL लगा के जो हमें इक्वेशन मिलता है वो इक्वेशन हमें याद ही होता है कि बैक EMF EB की वैल्यू क्या होती है, VT माइनस IA RA के बराबर होता है। क्लियर, बस हमें वैल्यू पुट करना है 100 माइनस IA की वैल्यू कितनी है 116 और RA की वैल्यू कितनी है 0.05 ओम था आई थिंक। क्लियर, 0.05 ओम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी 100 माइनस 5.8। क्लियर, तो ये आपका आ जाएगा 94.2। ठीक है, ये हमारा EB निकल के आ गया और EB की वैल्यू कितनी है हमारी, EB हमारी N/6, वैल्यू पुट करते हैं N/6 इक्वल टू कितना हमारा 94.2। तो ऑब्वियस सी बात है कि N की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, सॉल्व करिए 565.2 RPM, ये आपका आंसर आ जाना है। क्लियर, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, एक कन्वेंशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। बस एक ही जगह वो जो आपका मतलब DI/dt वाला जो क्वेश्चन था, बस उसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वहां पे उनको वाट की जगह पे वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव देना चाहिए था यूनिट। ठीक है, बाकी तो आपने देखा ही, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, आप आसानी से देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।